शैली उस दिन बाजार से लौट रही थी कि वंदना उसे रास्ते में ही मिल गई। तू कैसी है शैली? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आ, चल सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हैं। वंदना शैली को घसीट ही ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। और सुना, क्या हाल चाल है? कैसे हैं तेरे शिखर जी? ठीक है, संक्षिप्त सा जवाब देकर शैली का मन उदास हो गया। सच शैली, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल तो नहीं। इस बीच वेटर मेज पर कॉफी रखकर चला गया और वंदना ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दो, मैंने तुझे उदास कर दिया ना। चल कॉफी पी। और सुना, क्या क्या खरीदारी कर डाली? पर शैली की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वो देर तक शिखर के बारे में ही सोचती रही थी। सच कह रही थी वंदना, शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड़िया का खेल थोड़े ही है। पर उसके साथ क्यों हुआ ये खेल? घर लौटी तो उसकी सासू माँ अभी भी सो रही थीं। उसने सोचा था घर पहुंचते ही चाय बनाएगी, माँ को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई करेगी। पर अब कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा था। वंदना उसकी पुरानी सहेली थी। इसी शहर में उसकी भी शादी हुई थी। वो जब भी मिलती थी तो बड़े प्यार से। अचानक शैली का मन और उदास हो गया। कितना फर्क आ गया था वंदना की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। वंदना हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वो अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी और वो शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शैली के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र सुखनंदन का बेटा था शिखर। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने ये रिश्ता तय कर दिया था। सुखनंदन ने खुद ही तो हाथ मांग कर ये रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वो उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लाते। वीरेंद्र, तुम्हारी ये बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही सयानी हो गई है। जब वो दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वो हंसकर उसके पिता से कहते। जब शिखर इंजीनियर बन गया तो शैली के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे। वो जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले ही वो ये दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब सुखनंदन का जवाब आया कि शिखर शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वो चौंक पड़े थे। ये कैसे हो सकता है? इतने दिनों का बड़ों का तय किया हुआ रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई तब तो शिखर ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? शैली के पिता ने खुद भी 1-2 बार शिखर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दिया। फिर वो खुद ही जाकर शिखर के बॉस से भी मिले। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर शिखर का बहुत ही बौखलाहट भरा जवाब आया था। वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये तक कह दिया था उसने। कितना रोई थी तब शैली। और उसने पिताजी से भी कह दिया था, क्यों नाहक जिद कर रहे हैं आप? जब वो लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं? ठीक है बेटी, अगर सुखनंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक शिखर के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि वो अपने जीते जी अपने मित्र को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद ही वो शिखर को विदेश जाने की इजाजत देंगे। इसी दबाव में आकर शिखर शादी के लिए तैयार हो गया था। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी।
उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था, आखिर सुखनंदन मेरा बचपन का दोस्त है। पर पिताजी, शैली का दिल अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिर तुम इतनी सुंदर हो, इतनी गुणी हो, इतनी समझदार हो, देखना तुम सबका दिल जीत लोगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थीं। शादी के समय भी शिखर का तना सा चेहरा देखकर वो पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वो ससुराल आ गई। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था। आशा, उमंगे, बेचैनी और डर सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर शिखर आते ही एक कोने में पड़ रहा था। उसने ना कोई बातचीत की, ना उसकी ओर देखा तक। वो कुछ समझ नहीं सकी थी, क्या गलती थी उसकी। अगले दिन सुबह अंधेरे ही शिखर अपना सामान बांधने लगा था। ये क्या लाला जी, हनीमून पर जाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था। नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है, फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी तो बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था। दूसरे कमरे में बैठी शैली ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसर-पुसर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। शिखर ने जवाब दिया था। ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था शैली ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? हर क्षण, हर पल वो जिसके बारे में सोचती रहती, उसे तो शायद कभी छुट्टी ही नहीं मिली थी अपनी पत्नी के बारे में सोचने की, या शायद उसने उसे पत्नी रूप में स्वीकारा ही नहीं था। पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वो, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वो तो दूसरे ही दिन चला गया था। और फिर एक ही हफ्ते बाद दिल्ली से अमेरिका भी। पहुंचकर जब भी बात करता तो सिर्फ घर वालों से, शैली का कोई जिक्र भी नहीं करता। रोती आंखों से वो देर तक, घंटों, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननंद शोभा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी भी वहीं थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वो अक्सर उसे घूमने भी भेज देते, कहते फिल्म देखाओ बहू किसी के साथ। पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाती। शोभा जीजी को भी अपने ससुराल लौटना था। घर में फिर वो, माँ जी और बाबूजी ही रह गए थे। इधर सास का उससे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वो उसे बेटी की तरह दुलराने लगी थी। हर छोटी मोटी जरूरत के लिए वो उस पर आश्रित होती जा रही थी। कई बार शैली की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वो? पर सास की ममता ही उसका रास्ता रोक लेती थी। शैली लौट आई बाजार से? मेरी दवाई मिली बेटा? जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ की आवाज सुनकर शैली जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई। माँ जी जग गई थी और उसे आवाज दे रही थी। अभी आती हूँ, आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी शैली।
चाय लेकर कमरे में गई ही थी कि बाहर फाटक पर शोभा जीजी को देखकर चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब खैरियत तो है ना? अकेले कैसे आई आप? बरामदे में ही शोभा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वो बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी थी। शोभा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। ऑपरेशन करने को कहा है डॉक्टर ने और तुरंत पैसों की जरूरत है। अब मैं क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं रुपयों का? तू ही शिखर को खबर कर देना शैली। शोभा की तो रुलाई ही नहीं थम रही थी। जीजा जी की तबीयत, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही शैली के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, आप मेरे जेवर ले लीजिए। इतनी जल्दी पैसे कहां से आ पाएंगे? शैली ने अलमारी से अपने सारे जेवर निकाल के शोभा दीदी के सामने रख दिए थे। नहीं शैली, नहीं। शोभा आश्चर्यचकित थी। फिर बहुत कहने सुनने के बाद ही वो जेवर लेने के लिए तैयार हो गईं। माँ की तो रुलाई फूट पड़ी। शैली, तू तो हीरा है। पता नहीं शिखर कभी इस हीरे का मोल समझ पाएगा। शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू छलक पड़े थे। पर शैली को संतोष मिला था। उसके मन ने कहा, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे भी नहीं था, और अब जेवर पहने भी किसकी खातिर? मन की उस आस तो उसने दबा ही दी थी। 8 दिन बाद खबर मिली थी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। शिखर आ रहा था। इस बार शैली ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वो किसी तरह का उत्साह प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वो। माँ, कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही तुम। ये क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ अचानक? शिखर ने पहुंचते ही माँ से सवालों की झड़ी लगा दी थी। मेरी तो तबीयत तू देख ही रहा है बेटे। बीच में तो और बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सही समय पर ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का सवाल था। उस समय शैली ने अपने जेवर देकर जीजा जी की जान बचाई। जेवर दे दिए? शिखर हतप्रत था। हाँ, करती क्या शोभा? कह रही थी तुझे खबर करके रुपए मंगवाए तो आते आते भी समय लग जाता। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर शिखर के सामने सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो गया था। शैली चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वो चोरी की नजरों से शैली को देख रहा था। शैली ने शोभा को अपने जेवर दे दिए। एक यही बात उसके मन में गूंज रही थी। वो तो शैली और उसके पिता दोनों को बेहद ही स्वार्थी समझता था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते थे। जब से शैली के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव बनवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वो इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसकी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा ही नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फंसा लिया था। यही सोचता था वो अब तक। फिर शैली का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। शिखर को समझ नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे शैली के लिए कैसा महसूस हो रहा है। शैली दूसरे घर की होकर भी उसके घर वालों का इतना ख्याल रख रही थी, जबकि उसका पति उसकी खोज खबर तक नहीं ले रहा था। वो पूरी रात नहीं सो सका।
सारा काम निपटाने के बाद शैली किचन में सब सामान समेट रही थी। एक कप कॉफी मिलेगी क्या? किचन के दरवाजे पर खड़े होकर शिखर ने कहा। शैली ने नजर उठाकर देखा भर ही था, पर क्या था उन नजरों में जो शिखर जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। शैली कॉफी का मग मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शिखर की आवाज सुनाई दी। आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसने कदम बढ़ाए ही थे कि शिखर ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बैठा लिया। माँ की तबीयत तो अब काफी ठीक जान पड़ रही है। 2 पल रुककर शिखर ने कहा। हाँ, 2 दिन से घर में काफी चल फिर भी रही हैं, शैली ने जवाब में कहा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया तो वो बोली कि आप शोभा जीजी से मिलने जाएंगे ना? हाँ, क्यों? शिखर बोला। माँ जी को भी साथ ले जाइएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा तो उनका मन भी बदल जाएगा। वैसे भी घर से जा भी कहाँ पाती हैं। शिखर चुपचाप शैली की तरफ देखता भर रहा और बोला, मैं माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, हमेशा के लिए अपने साथ। धीरे से शैली को उसने अपने पास खींच लिया। उसके कंधों से लगी शैली का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी चांद के पार चलो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।